देखिए, बयानबाजी का दौर जो है वो अपने चरम पर है। चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी होगा। विजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे, योगेश जी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से राजेश यादव जी जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद। राजेश जी, ये सब क्या चल रहा है सर? जहां बात मुद्दों की होनी चाहिए, जिसमें सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, रोजगार, वो सब पीछे छूट गया। अब कहीं पे मंगलसूत्र आ रहा है, कहीं पे संपत्ति आ रही है, कहीं पे विरासत टैक्स आ रहा है। देखिए, बहुत अच्छा आपने बात बताई है। जब सरकार चुनाव के लिए जाती है तो घोषणा पत्र जारी करती है और जनता से कहती है हम आपको ये सुविधाएं देंगे, इस पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो 10 साल हो गए मोदी साहब को, उनको अपनी घोषणाओं का जो है जनता को, और जो जनता की गाड़ी कमाई है उसका हिसाब देना चाहिए। जब वो जाते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहाँ विपक्ष की सरकार होती है, वहाँ हिसाब मांगते हैं मुख्यमंत्रियों से, कहते हैं जनता को हिसाब दो 5 साल का। तो आपको तो 10 साल हो गए, अन्य गलत बातें करने के बजाय आप जो है 10 साल का हिसाब दो जनता को। तो हिसाब न देने के लिए जनता को हिसाब देना पड़ जाएगा, तो सारी चीज़ें, भ्रष्टाचार, सब चीज़ें उजागर हो जाएंगी। तो इसलिए अनगल बातें कर रहे हैं। दूसरा क्या है, 1 से 2 सीट पे जब ये चुनाव हुए अभी पहले चरण के, तो पहले चरण में जब जो आपकी जो सर्वे एजेंसियां हैं, उन्होंने से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई, उनको जो उनकी सीटें नहीं आ रही। जब उनको लगा ये 1 से 2 पे तो सुपड़ा साफ हो गया, तो उन्होंने वही पुराना हिंदू मुस्लिम किस करके कि इससे चुनाव लड़ा जा सकता है। तो ये देश की जनता समझ चुकी है कि हिंदू मुस्लिम पे चुनाव नहीं है, अब ये विकास पे चुनाव है। कांग्रेस पार्टी ने तो विकास के अलावा कोई बात ही नहीं करी है। हिंदू मुस्लिम हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है, ये इन्होंने पढ़ा भी नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, खड़गे साहब ने पीएम से टाइम मांगा कि आपको हम समझाते हैं, मैनिफेस्टो लेके आते हैं, आप बताइए। तो ये झूठ बोल रहे हैं देश के सामने, और झूठ इसलिए बोल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं, अल्पसंख्यक है उसमें। देखिए, अल्पसंख्यक नहीं, ये मनमोहन सिंह की जो बात कहते हैं, नहीं, मैनिफेस्टो में, इस बार के मैनिफेस्टो में अल्पसंख्यक है। देखिए, अल्पसंख्यक क्या, ये थोड़ी कह दी कि इस देश की घुसपैठियों को प्रॉपर्टी दी जाए। लिखा है उसमें क्या? ये लिखा है? आप कह रहे हैं, इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, उतनी छोटी नीचता हरकत पे आ गए हैं। आप कह रहे हैं घुसपैठिए कौन होते हैं? बांग्लादेश से और पाकिस्तान से आते हैं, आतंकवादी होते हैं। या देश की संपत्ति कांग्रेस आतंकवादियों को देगी? जो आप करते रहे, जो आपने देश का जो इलेक्ट्रिक बॉन्ड के माध्यम से जो देश का जो पैसा लूटा है, ईडी के माध्यम से छापे मार मार के कंपनियों पर, और छापे मार के और तीसरे दिन क्लीन चिट दे देते हैं या उनको बरी कर देते हैं, और उसमें बाद में पता लगता है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती है ये देश की जनता कि कम से कम वो सारी चीज़ें उगाड़ कर दी। 55,000 करोड़ रुपए आपने ले लिए। और ये क्या है? एक तरफ सीबीआई ईडी छापा मार रही है, उसी कंपनी से आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिश्वत ले रहे हैं। ये रिश्वत नहीं है, क्या है? स्वेच्छा से कोई उद्योगपति देता है तो ठीक है, वो तो, लेकिन आप किसी पर छापे मार के, दबाव डाल के जो चीजें ले रहे हैं, इतनी संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं, तो ये पैसा देश का नहीं है, किसका है? तो ये लूट की वजह से ये सारी चीजें जो है। विजय शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। साथ ही योगेश सोनी जी हमारे साथ हैं। योगेश जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। विजय शर्मा जी आपके पास पहले आ रहे हैं। सुना होगा राजेश जी को आपने कि आपके पास मुद्दे नहीं हैं, और आपके पास 10 सालों का जो कामकाज है वो गिना नहीं पा रहे हैं आप। इस वजह से हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, कभी मंगलसूत्र कर रहे हैं। अभिषेक जी नमस्कार। मैं इनको बताना चाहता हूँ मुद्दे हमारे पास क्या है। आज हम जनता के बीच जा रहे हैं, अपने काम को लेकर जा रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, आप देखिए रक्षा के क्षेत्र में देखिए, हमारा जो रक्षा बजट था वो 2.29 लाख करोड़ था, वो आज 5.96 यानी कि 6 लाख करोड़ के करीब हो गया रक्षा बजट हमारा। हमारा जो प्रति व्यक्ति आय है वो डबल हो गई है। आप देखिए 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को हम 6,000 रुपए साल के दे रहे हैं। 11 लाख करोड़ सब्सिडी हमने खाद के दी है, जो आज संसार में 3,000 रुपए का बैग है खाद का, वो हम 300 रुपए में मुहैया करा रहे हैं। 34 लाख करोड़ हमने लाभार्थियों को सीधे बैंक खाते में दिए हैं। हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए। हमने धारा 370 खत्म किए, जिसमें कहते थे कि
अगर आपने उसको हाथ भी लगाया तो कंधा देने वाला नहीं बचेगा वो तिरंगा को। उसके बाद में आप करते हो बातें किस चीज की? सुप्रीम कोर्ट की। आपको शर्म आनी चाहिए। आप मैनिफेस्टो में क्या लिखते हो? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हम रिटायर्ड जजों की कमेटी बैठाएंगे जो मॉनिटर करेगी। तो आप क्या चाहते हो? आप सुप्रीम कोर्ट को भी अपने अंडर करना चाहते हो? तो आपने किस तरह से देश को चलाया है। अब मैं आता हूँ मुद्दे की बात पे जो आज आज बहस का है, क्योंकि इन्होंने घुमा दिया। आप मुझे बताइए, देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि संसाधनों पे, अब आप समझने वाली बात है, दर्शकों को मैं समझा दूं कि प्राकृतिक संसाधन और संसाधन में फर्क है। नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो अलग होते हैं, जो संसाधन है वो अलग होते हैं। तो प्रधानमंत्री ने कहीं भी ये नहीं कहा अल्पसंख्यकों, वो उन्होंने कहा है विशेषकर मुसलमान, इंग्लिश में बोला है पर्टिकुलरली मुस्लिम। तो मुस्लिमों को आप हक दोगे, क्या दोगे? कि जो राहुल गांधी जी ने बोला है अभी साउथ में, उनके जो वहां क्षेत्रीय भाषा में जो अनुवाद करे तो उन्होंने साफ बोला है कि भाई हम एक सर्वे कराएंगे किसके पास कितनी प्रॉपर्टी देंगे। अब आज का भाषण देखिए, जो कांग्रेस पार्टी का थिंक टैंक है पित्रोदा जी, वो क्या कहते हैं कि अमेरिका की तरह अगर किसी की डेथ होती है तो उसका लगभग 50%, 55 या 45% जो है वो सरकार को चला जाएगा। और सरकार इनकी कांग्रेस की क्या करती है वो मैं धज्जियां अभी इनकी उड़ाता हूं कि 7 मार्च से पहले यानी कि 6 मार्च को इन्होंने 123 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दे दी। वक्फ बोर्ड को कौन करता है आपको भी अच्छे से पता है। और कहां की कर दी? लुटियंस जोन की, जो कनॉट प्लेस में आती है, लोधी रोड के ऊपर आती है, मिंटो रोड के ऊपर प्रॉपर्टी आती है। उस टाइम का उसका वैल्यू 150 करोड़ था। तो आप मुझे बताइए किस मुंह से आप कैसी बातें कर रहे हो? आपका मैनिफेस्टो बोलता है कि आप मुस्लिमों को आरक्षण भी दोगे, उनके कपड़े कैसे पहनेंगे, वो खाएंगे कैसे, उनको विदेश भेजोगे, उनको पैसे दोगे। तो आप किस आपको तो विजय जी उनको छोड़िए ना, वो जो कर रहे हैं वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आप जो हैं, आप जैसे आपने बताया कि हमने रक्षा बजट बढ़ा दिया, हमने ये सारी चीजें कर दी, तो उस मंच से वो चीजें क्यों नहीं गिनाई जाती हैं? मंच से तो कुछ और ही गिनाया जाता है। जी अभिषेक जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मंच से हमने अपनी सारी जितनी भी हमारा काम है, हम 2019 में भी काम के आधार पर गए थे। माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने साफ बोला कि हम अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर वोट मांगेंगे और तभी हमें जनता का आशीर्वाद तीसरी बार मिलने जा रहा है। आप देख रहे हो किस तरह के हालात हैं। इनके तो अंदर की अहम सहयोगी वो कहती है कि कांग्रेस पार्टी 40% बन जाएगी। इनके जो वहां के केरल के चीफ मिनिस्टर है वो कहते हैं कि कांग्रेस का तो सिर्फ एक ही एजेंडा है, सत्ता प्राप्त करना। ठीक है, तो साफ लग रहा है। योगेश जी, हमने ये देखा कि देखिए चुनाव की शुरुआत होती है तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है, विकास और तमाम चीजें होती हैं, लेकिन अचानक से जब चुनाव नजदीक आने लगता है फिर वही चीजें वापस चली जाती हैं। धर्म, जाति, मजहब, इन सारी चीजों पे आकर के वापस हम वहीं पहुंच गए, फिर ऐसा लग रहा है। देखिए, भारतीय परिवेश की अगर हम चुनावों की बात करें तो ये मिर्च में जैसे नमक मिर्च सब्जी में काम करता है, ऐसी इस तरीके की बातें भारतीय राजनीति में काम करती है। लेकिन आपको इसके अलावा एक तकनीकी बात बताऊं, अगर आपने पहले चरण का चुनाव देखा हो तो उसके अंदर लगभग 6% वोटिंग कम हुई। अगर हम बात करें कि जितने बड़े रंगमंच के साथ जितने भी तमाम पार्टी के नेता हैं, वो जिस तरीके की चर्चाएं करते हैं, भाषण देते हैं, अपने विचार रखते हैं, उससे प्रेरित होकर या उससे आकर्षित होकर जनता को और ज्यादा वोटिंग करनी चाहिए। तो ये वोट जो कम पड़े और खासकर युवाओं ने दूरी बनाई। मतलब ये देख लीजिए, केवल 38% युवाओं ने केवल वोट रजिस्टर करा। मतलब 100 में से 38 युवा जो वोट देने योग्य है 18 से 24 साल के, वो नहीं दे रहे हैं। ऐसी बातों से हम कुछ कह के खुश और संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन उसका फायदा और नुकसान क्या होता है ये देखना पड़ेगा। कई बार मुद्दे की गंभीरता है वो आम जनता नहीं समझ पाती है, नहीं वो कर पाती है। देखिए, अगर कोई पार्टी कोई किसी तरीके की चर्चा करेगी तो विपक्ष या पक्ष जो है उसका उत्तर निश्चित तौर पे देगा। तो ये जो चलता आ रहा है, ये देखिए वक्फ बोर्ड की हकीकत बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है। जब जवाहरलाल नेहरू साहब ने 1954 में इसका गठित किया था, 1955 में इसको पूरे संपूर्ण तरीके की ये पूरे उसमें अपने स्ट्रक्चर में आ गया था। उसके बाद से लेके आज तक अगर आप बात करोगे तो इसके अंदर इतने दाव पेच हैं। अगर आप सही से जानकारी करोगे तो वक्फ बोर्ड को इतनी जमीन दे दी गई थी, अगर आप
यकीन मानिए, और इसके एक्चुअली आप पढ़ लीजिए इसको, किसी पुराने आदमी से, पुराने वकील से समझ लीजिए, तो आधा हिंदुस्तान वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आ जाता है। तो ये जो पुरानी राजनीतियां हुई हैं, ये जो पुराने खेल हुए हैं, ये दुखदाई है जनता के लिए, केवल हिंदुओं के लिए नहीं, ये हिंदू मुस्लिम या किसी भी धर्म या किसी भी जाति के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इनको जानकारी नहीं थी कि आने वाला समय इस लेकिन तरीके का योगेश आएगा। जी ठीक तो है, मैं इसकी जो एक चीज गंभीरता आपसे है, समझना ये चाहूंगा कि समझना पड़ेगा। जी जी, बोलिए, आप बोलिए। योगेश जी, एक चीज मैं आपसे समझना, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। इस समय योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, सुनवाते हैं। के महापर्व का शंखनाद पहले ही हो चुका है। 7 चरणों में पूरे देश के अंदर लोकसभा की 543 सीटों के लिए चुनाव संपन्न होना है। 19 अप्रैल को पहले चरण के 21 राज्यों के 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं और जो रुझान पूरे देश से मिल रहे हैं, वह रुझान इस बात की ओर पूरे देश के ध्यान को आकर्षित करता है कि आम जनता के मन में एक ही भाव है, वह उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, कि फिर एक बार मोदी सरकार। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 वर्ष में देश के अंदर जो इसकी तस्वीर को बदली है, आम जन की तकदीर को बदलने के लिए जो एक सकारात्मक पहल किए हैं, उसके प्रति जनता का सकारात्मक रुख भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बिना भेदभाव के समाज के हर तबके का पूरा समर्थन और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है। द्वितीय चरण के चुनाव 26 अप्रैल को होने जा रहा है और द्वितीय चरण में 13 राज्यों की 89 सीट्स पे चुनाव होने हैं, जिसमें अभी सूरत की एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निर्विरोध भी एक सीट पर अभी हो चुके हैं। चुनाव इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा है कि संभवतः पहला चुनाव देश का होगा। 18वीं लोकसभा का चुनाव है और अब तक के पहला चुनाव होगा जिसके परिणाम के बारे में पूरा देश आश्वस्त है। आश्वस्ति का भाव इस दृष्टि से, क्योंकि मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष में देश के अंदर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस पर ध्यान देकर के पूरी जवाबदेही के साथ हर एक मोर्चे पर सर्वांगीण विकास के जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ किए हैं, आज देश उसका लाभ प्राप्त कर रहा है। यह हर एक क्षेत्र में वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा का, 140 करोड़ भारतीयों के सम्मान का मामला हो, भारत की सुरक्षा को सुदृढ़ करने का हो, भारत की आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, नक्सलवाद की समस्या को समाधान के लक्ष्य तक ले जाने का हो, या फिर देश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाने का, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, एक्सप्रेसवेज, आईआईटी, आईआईएम, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, ये सभी कार्य पूरे देश के अंदर, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, ये एक लंबी श्रृंखला है इनकी, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने पहली बार गवर्नमेंट परफॉर्मेंस के आधार पर भी कार्य कर सकती है और उस आधार पर जनता जनार्दन के बीच में जा सकती है, यह पहली बार देखने को प्राप्त हुआ है। देश के अंदर
गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी बिना भेदभाव के 140 करोड़ लोगों को प्राप्त हो सकता हो, यह भी देश पहली बार देख रहा है। 80 करोड़ गरीबों को 4 वर्ष से लगातार राशन की सुविधा का लाभ फ्री में उपलब्ध होना, 60 करोड़ लोगों को देश के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त हो जाना, 50 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट खोल करके सरकार की धनराशि उन सभी लोगों तक सीधे डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध करवाने का कार्य हो, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हो, या फिर 12 करोड़ घरों में शौचालय बनाने का काम हो, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने के कार्य हो, 4 करोड़ गरीबों के लिए मकान बनाने के कार्य हो, या 2.5 करोड़ गरीबों को एक बिजली के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवाने के कार्य हो। पहली बार। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर बात शरीयत, संपत्ति, मंगलसूत्र, इन सब पर क्यों आ गई है। योगेश जी आपके पास आ रहे हैं, आप बोल रहे थे बात पूरी नहीं हो पाई थी, लेकिन साथ ही सवाल मेरा ये भी होगा, ठीक है इतिहास में जो गलती, ठीक है अगर मानते हैं गलती है, सही है, वो चर्चा का अलग विषय है, लेकिन जो हो चुका है उसका जिक्र करने की क्या आज वो आवश्यकता है या उसे बेहतर करने की जरूरत है? आप बेहतर कीजिए। देखिए, अगर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जो भी मौजूदा सरकार होती है, आपको एक ऐसे उदाहरण से समझाता हूँ, जो भी उसपे तमाम एजेंसियां होती हैं, उसपे उसका तोता होने का, उसको अपने अंतर नियंत्रित करके संचालित करने का आरोप लगता रहा था। खुद कोर्ट ने 2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो खुद उन्होंने कहा था कि ये सीबीआई का तोता। तो समस्या क्या है कि जो भी मौजूदा सरकार होती है उस पे ये आरोप लगते हैं। हम किसी के पक्ष विपक्ष की बात नहीं करते, लेकिन ये बताना चाहते हैं कि जब आप किसी चीज से आपको शकी है, किसी चीज से आपको नुकसान है और वो बदलाव किया जा सकता है, वो पर्टिकुलर, सिर्फ हम लोग एक धर्म के चश्मे से राजनीति को या केवल उसी चीज से देखते हैं। यदि आप देखोगे कि एक चीज की जो गहराई है, उस गहराई से नुकसान आपको भी है और सामने वाले को भी है। चूंकि एक भावनात्मक, मुसलमानों का एक भावनात्मक मसीहा बनना या मुसलमानों को बीजेपी का एक अपने आप को शत्रु समझ लेना, यही देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य चल रहा है। आप ये देखोगे कि कौन सी योजना है जिससे दोनों धर्मों इसी को, मुद्दे पर अमित शाह इस समय बोल रहे हैं, जरा सा वो सुनवा देते हैं। अमित शाह इसी मुद्दे पे बोल रहे हैं। देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं और अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो साम पित्रोड़ा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। परंतु आज साम पित्रोड़ा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी या तो अपने मैनिफेस्टो से इस बात को विड्रॉ करे या उन्होंने स्वीकार करना चाहिए कि यही उनका मकसद है। और देश की जनता को भी मैं अपील करना चाहता हूं, इनके महत्वपूर्ण नीति निर्धारण करने वाली लोगों की टीम के मुखिया सैम पित्रोड़ा के बयान को देश की जनता गंभीरता से ले। इनके मन में छुपी हुई मनसा क्या है आज बाहर आ गया है। इसका कॉग्निजेंस, इसका संज्ञान देश की जनता ने लेना चाहिए और कांग्रेस पार्टी अगर ये नहीं करना चाहती
तो अपने मैनिफेस्टो से सर्वे की बात को विड्रॉ करना चाहिए, ये घोषित करना चाहिए। हमारी प्रायोरिटी माइनॉरिटी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी गरीब है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार देश के गरीब का, दलित का, आदिवासी का और पिछड़े का है। मैं मानता हूं देश की जनता ने आवाज मुखर करनी चाहिए और डिमांड भी करनी चाहिए। धन्यवाद। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सैम पित्रोदा के बयान को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस या तो मैनिफेस्टो से इस चीज को हटाए या फिर इस बात को स्वीकार करे कि यही उनका मकसद है। राजेश जी, सुना होगा आपने अमित शाह को, उन्होंने कहा कि या तो आप अब क्लियर कर दीजिए कि हां आपका यही मकसद है, नहीं तो मैनिफेस्टो से इस लाइन को बाहर कीजिए। देखिए, देश के गृह मंत्री हैं और इतना झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने पढ़ा ही नहीं है हमारा चुनावी घोषणा पत्र। और जहाँ तक है दलित की बात भी है, अल्पसंख्यक की बात भी है, उसमें उन्होंने मुसलमान शब्द कहीं लिखा ही नहीं है, वो जोड़ दिया। दूसरा क्या है कि दलित पर बोले नहीं, कि दलित पर बोलेंगे तो दलित इनसे जो है, वैसे भी दलितों के लिए कुछ नहीं करा है, कांग्रेस कुछ करने जा रही है, तो मतलब ये घबराए हुए हैं। गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी घबराए हुए हैं 1 से 2 सीटों पर वोट पड़ने के बाद से ही। तो आप देखिए, इन्होंने जो देश के अंदर काम किए हैं वो गिनाएं। और आप देखिए, जब ये चुनाव आएंगे, जब भी वक्फ बोर्ड, मुसलमान और भ्रष्टाचार, अरे भाई 10 साल से तुम्हारी सरकार है, 10 साल से क्या आप पकौड़े तर रहे थे? भ्रष्टाचार पे क्या किया आपने 10 साल में? सारे भ्रष्टाचारी तो आपके पास चले गए, जिनको आप कह रहे थे। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में जाके कह रहे अजीत पवार को ये देश के 70,000 करोड़ के सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, इसकी जगह जेल में होनी चाहिए। और आपके जो है वहाँ के एक्स मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये चक्की पिसेंगे, चक्की पिसेंगे, चक्की पिसेंगे। 3 दिन बाद उसी तरह देश के बड़े भ्रष्टाचारी को उप मुख्यमंत्री बना देते हैं आप, और केस विड्रॉ कर लेते हैं उसकी शर्त पे। ठीक है राजेश जी, आते हैं फिर से आपके पास। इस समय इन चीजों पे बात नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ के देश के अंदर जो रोजगार पे बात नहीं करेंगे, बेरोजगार हो गए, भुखमरी पे बात नहीं करेंगे। ठीक है राजेश जी, आता हूं अंबिकापुर लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। आज अगर भारत आत्मनिर्भर बन गया तो कुछ ताकतों की दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए वो भारत में कांग्रेस और इंडी गठबंधन की कमजोर सरकार चाहते हैं। ऐसी कांग्रेस सरकार जो आपस में लड़ती रहे, जो घोटाले करती रहे। साथियों, कांग्रेस का इतिहास सत्ता के लालच में देश को तबाह करने का रहा है। देश में आतंकवाद फैला, किसके कारण फैला? किसके कारण फैला? किसके कारण फैला? किसके कारण फैला? देश में नक्सलवाद बढ़ा, किसके कारण बढ़ा? किसके कारण बढ़ा? साथियों, कांग्रेस का कुशासन और लापरवाही यही कारण है कि देश बर्बाद होता गया। आज भाजपा सरकार आतंकवाद और नक्सलवाद के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर रही है, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस हिंसा फैलाने वालों का समर्थन कर रही है। इतना ही नहीं, जो लोग निर्दोषों को मारते हैं, लोगों का जीना हराम कर देते हैं, पुलिस पे हमला करते हैं, सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं, अगर वो मारे जाएं
तो ये कांग्रेस वाले उनको शहीद कहते हैं। जब आप ऐसे लोगों को शहीद कहते हो ना, तो इस देश के शहीदों का, वीरों का अपमान करते हो। इसी कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता आतंकवादियों के मारे जाने पर आंसू बहाती है। ऐसी ही करतूतों के कारण कांग्रेस देश का भरोसा खो चुकी है। भाइयों और बहनों, आज जब मैं सरगुजा आया हूं तो कांग्रेस की मुस्लिम लीगी सोच को देश के सामने रखना चाहता हूं। और जब उनका मैनिफेस्टो आया, उसी दिन मैंने कह दिया था, आज नहीं कह रहा हूं, उसी दिन कहा था कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है। साथियों, जब संविधान बन रहा था, काफी चर्चा विचारणा के बाद देश के सभी बुद्धिमान लोगों के चिंतन मनन के बाद बाबा साहब आंबेडकर के नेतृत्व में ये तय किया गया था कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। आरक्षण होगा तो मेरे दलित भाई बहनों के लिए होगा, मेरे आदिवासी भाई बहनों के लिए होगा, लेकिन धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होगा। लेकिन वोट बैंक की भूखी कांग्रेस ने कभी इन महापुरुषों की बातों की परवाह नहीं की, संविधान की पवित्रता की परवाह नहीं की, बाबा साहब आंबेडकर के शब्दों की परवाह नहीं की। कांग्रेस ने बरसों पहले आंध्र प्रदेश में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रयास किया था। फिर कांग्रेस ने इसको पूरे देश में लागू करने की योजना बनाई। इन लोगों ने धर्म के आधार पर 15% आरक्षण की बात कही और ये भी कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी का जो कोटा है उसी में से कम करके, उसी में से चुरा करके ये धर्म के आधार पर कुछ लोगों को आरक्षण दिया जाए। 2009 के अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने यही इरादा भी जताया। 2014 के कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी इन्होंने साफ साफ कहा था कि वो इस मामले को कभी भी छोड़ेंगे नहीं। मतलब धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे, अगर दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण कट करना पड़े तो करेंगे। कई साल पहले कांग्रेस ने कर्नाटका में धर्म के आधार पर आरक्षण लागू भी कर दिया था। जब वहां बीजेपी सरकार आई तो हमने संविधान के विरुद्ध, बाबा साहब आंबेडकर की भावना के विरुद्ध कांग्रेस ने जो निर्णय किया था उसको उखाड़ करके फेंक दिया और दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को उनका अधिकार वापस दिया। लेकिन कर्नाटक की कांग्रेस सरकार, उसने और एक पाप किया। मुस्लिम समुदाय में जितनी भी जातियां हैं सबको उन्होंने
ओबीसी कोटा में डाल दिया और ओबीसी बना दिया। यानी जो हमारे देश के ओबीसी समाज को लाभ मिलता था उसका बड़ा हिस्सा कट गया और वो भी वहां चला गया। यानी कांग्रेस ने सामाजिक न्याय का अपमान किया, सामाजिक न्याय की हत्या की। कांग्रेस ने भारत के सेक्युलरिज्म की हत्या की। कर्नाटका अपना यही मॉडल ये कांग्रेस पूरे देश में लागू करना चाहती है। कांग्रेस संविधान बदलकर एससी, एसटी, ओबीसी का हक अपने वोट बैंक को देना चाहती है। भाई और बहनों, ये सिर्फ आपके आरक्षण को ही लूटना नहीं चाहते, उनके तो और बहुत कारनामे हैं। और इसलिए मेरे आदिवासी भाई बहनों को कहना चाहता हूं, मेरे दलित भाई बहनों को कहना चाहता हूं, मैं ओबीसी के भाई बहनों को कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के इरादे नेक नहीं है, संविधान के अनुरूप नहीं है, सामाजिक न्याय के अनुरूप नहीं है, भारत की बिन सांप्रदायिकता के अनुरूप नहीं है। अगर आपके आरक्षण की कोई रक्षा कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी को भारी समर्थन दीजिए ताकि कांग्रेस की एक न चले, किसी राज्य में भी वो कोई हरकत न कर सके, इतनी ताकत आप मुझे दीजिए ताकि मैं आपकी रक्षा कर सकूं। साथियों, कांग्रेस की नजर सिर्फ आपके आरक्षण पर ही ऐसा नहीं है। कांग्रेस की नजर आपकी कमाई पर, आपके मकान, दुकान, खेत, खलिहान पर भी है। कांग्रेस के शाहजादे का कहना है कि ये देश के हर घर, हर अलमारी, हर परिवार की संपत्ति का एक्सरे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो थोड़ा बहुत स्त्री धन होता है, गहने जेवर होते हैं, कांग्रेस उनकी भी जांच कराएगी। यहां सरगुजा में तो हमारी आदिवासी बहनें चंदवा पहनती है, हंसूली पहनती है, हमारी बहनें मंगलसूत्र पहनती हैं। कांग्रेस ये सब आपसे छीनकर वो कहते हैं हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब आपको मालूम है ना वो किसको देंगे? मालूम है ना किसको देंगे? आपसे लूट करके किसको देंगे मालूम है ना? मुझे कहने की जरूरत है क्या? क्या ये पाप करने देंगे क्या आप? और कहती है कांग्रेस सत्ता में आने के बाद ही वो एक के बाद ऐसे क्रांतिकारी कदम उठाएगी। अरे ये सपने मत देखो, देश की जनता आपको ऐसा मौका नहीं देगी। साथियों, कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे एक के बाद एक खुलकर सामने आ रहे हैं। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाही परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग
उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जब तक आप जीवित रहेंगे कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी, और जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो आप पर इनहेरिटेंस टैक्स का बोझ लाद देगी। जिन लोगों ने पूरी कांग्रेस पार्टी पैतृक संपत्ति मानकर अपने बच्चों को दे दी, वो लोग नहीं चाहते कि एक सामान्य भारतीय अपने बच्चों को अपनी संपत्ति दे। भाइयों बहनों, हमारा देश संस्कारों से, संस्कृति से उपभोक्तावादी देश नहीं है। हम संचय करने में विश्वास करते हैं, संवर्धन करने में विश्वास करते हैं, संरक्षित करने में विश्वास करते हैं। आज अगर हमारी प्रकृति बची है, पर्यावरण बचा है, तो हमारे इन संस्कारों के कारण बचा है। हमारे यहां घर में बूढ़े मां बाप होंगे, दादा दादी होंगे, उनके पास एक छोटा सा भी गहना होगा ना, अच्छी एक आध चीज होगी तो संभाल करके रखेगी, खुद भी पहनेगी नहीं। क्यों? वो सोचती है मेरी पोती की जब शादी होगी तो मैं उसको दूंगी, मेरी नाती की जब शादी होगी तो मैं इसको दूंगी। यानी तीन तीन पीढ़ी का सोच करके वो खुद अपना हक भी नहीं भोगती, वो बचा के रखती है ताकि अपने नाते नाती को भी दे सके। ये मेरे देश का स्वभाव है। मेरे देश के लोग कर्ज कर करके जिंदगी जीने के शौकीन लोग नहीं है, मेहनत करके जरूरत के हिसाब से खर्च करते हैं और बचाने के स्वभाव के हैं। ये भारत के मूलभूत चिंतन पर, भारत के मूलभूत संस्कार पर ये कांग्रेस पार्टी कड़ा प्रहार करने जा रही है। और उन्होंने कल ये बयान क्यों दिया है, इसका कारण है एक तो ये सोच उनकी बहुत पुरानी है। आप पुरानी चीजें खोजोगे ना, और ये जो लोग फैक्ट चेक वाले जो है ना, मोदी की बाल की खाल उधड़ने में लगे रहते हैं, जरा कांग्रेस की हर चीज देखिए, आपको हर चीज में ये बू आएगी। मोदी के बाल की खाल उधड़ने में टाइम खराब मत करो। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये कल तूफान इनके यहां क्यों मच गया, जब मैंने कहा कि अर्बन नक्सल, शहरी माओवादियों ने कांग्रेस पर कब्जा कर लिया है, तो उनको लगा कि कुछ अमेरिका, ये मोदी ने इतना बड़ा आरोप लगाया तो बैलेंस करने के लिए वो उधर की तरफ मुड़ने का नाटक कर रहे हैं। लेकिन वो आपकी संपत्ति को लूटना चाहते हैं, आपके संतानों का हक आज ही लूट लेना चाहते हैं। क्या आपको ये मंजूर है? ये आपको मंजूर है? जरा पूरी ताकत से बताइए, उनके कान पे सुनाई दे, ये मंजूर है? देश से चलने देगा? आपको लूटने देगा? आपके बच्चों की संपत्ति लूटने देगा? साथियों, जितने साल देश में कांग्रेस की सरकार रही, आपका हक का पैसा लूटा जाता रहा। लेकिन भाजपा सरकार
आने के बाद अब आपके हक का पैसा आप लोगों पर खर्च हो रहा है। इस पैसे से छत्तीसगढ़ के करीब 13 लाख परिवारों को पक्के घर मिले। इसी पैसे से यहां लाखों परिवारों को मुफ्त राशन मिल रहा है। इसी पैसे से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। मोदी ने ये भी गारंटी दी है कि 4 जून के बाद छत्तीसगढ़ के हर परिवार में जो बुजुर्ग माता पिता है, जिनकी आयु 70 साल हो गई है, अब उनको मैं कहना चाहता हूं, आज अगर आप बीमार होते हैं तो आपके बेटे को खर्च करना पड़ता है, आपकी बेटी को खर्च करना पड़ता है। अगर 70 साल की उम्र हो गई है और आप बेटे पर बोझ नहीं बनना चाहते तो ये मोदी आपका बेटा है, आपका इलाज मोदी करेगा, आपके इलाज का खर्च मोदी करेगा। सरगुजा के ही करीब 1 लाख किसानों के बैंक खाते में किसान निधि के 225 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं और ये आगे भी होते रहेंगे। साथियों, यहां सरगुजा में करीब 400 बसाहट ऐसी हैं जहां पहाड़ी कोरवा परिवार रहते हैं। पंडो, माझी, मझवार जैसी अनेक अति पिछड़ी जनजातियां यहां रहती है। छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्यों में भी रहती है। हमने पहली बार ऐसी सभी जनजातियों के लिए 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जनमन योजना भी बनाई है। इस योजना के तहत पक्के घर, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास ऐसी सुविधाएं पिछड़ी जनजातियों के गांव तक पहुंचेगी। साथियों, 10 वर्षों में भांति भांति की चुनौतियों के बावजूद यहां रेल, सड़क, अस्पताल, मोबाइल टावर ऐसे अनेक काम हुए हैं। यहां एयरपोर्ट की बरसों पुरानी मांग पूरी की गई है। आपने देखा है अंबिकापुर से दिल्ली के ट्रेन चली तो कितनी सुविधा हुई है। साथियों, 10 साल में गरीब कल्याण, आदिवासी कल्याण के लिए हमने इतना कुछ किया, लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। आने वाले 5 साल में बहुत कुछ करना है। सरगुजा तो स्वर्गजा यानी स्वर्ग की बेटी है। यहां प्राकृतिक सौंदर्य भी है, कला संस्कृति भी है, बड़े मंदिर भी है। हमें इस क्षेत्र को बहुत आगे लेकर जाना है और इसलिए आपको हर बूथ पर कमल खिलाना है। साथियों, 24 के इस चुनाव में आपका ये सेवक नरेंद्र मोदी को आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। आपको केवल एक सांसद ही नहीं चुनना, बल्कि देश का उज्जवल भविष्य चुनना है। अपने तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।